हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल बैटल। यार तेरी टोपी अच्छी लग रही है यार मुझे। कितने की लाया था? 100 रुपए में? वाह यार, मैं इतनी महंगी टोपी नहीं लगाता हूँ। 25-30 रुपए में आती है टोपी। तेरी कितने की है? 60 रुपए की? 400 रुपए की? उस पे बॉस लिखा है इसलिए? को देन बाहर काट। बॉस की टोपी है क्या? इतनी महंगी आती है क्या टोपी? 400 रुपए की? इसमें एयर कंडीशनर लगा अंदर से? है? वाह यार, मैं रुमाल ही बांध लूं, 20 रुपए का था। चले आगे। कहाँ तक पहुंच गए थे? मृदम जल की गतियां पढ़ लिया हम। पढ़ तो लिया, अब खाली वो देखना है फील्ड कैपेसिटी वाला, है ना। सीधी है? वह सीधी बना लेते हैं यार। अब देखो, जब मृदा में बिल्कुल पानी नहीं है या गर्मी का मौसम है, तो पहली बार अपन क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। क्या करते हैं? या तो सिंचाई करेंगे या तो फिर बारिश होगी। अब पहले तो धीरे 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 अंतःस्पंदन होगा जब तक मृदा असंतृप्त है। जब मृदा के अंदर से सारी वायु बाहर निकल जाएगी तो परकोलेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो बड़े बड़े रंध्रावकाशों का पानी है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे जाने लगेगा। पर एक ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें 100% रंध्रावकाशों में जल भर जाता है, मृदा वायु अनुपस्थित हो जाती है। ये कब देखी जाती है स्थिति? सिंचाई के समय। कब देखी जाती है? या तो फिर बारिश के समय, है ना। इस अवस्था को हम कहते हैं अधिकतम क्षेत्र क्षमता। क्या कहते हैं बेटा? अधिकतम क्षेत्र क्षमता, मैक्सिमम फील्ड कैपेसिटी, है ना। अब प्रश्न क्या आता है अपना? अपना प्रश्न आता है कि अधिकतम क्षेत्र क्षमता कब दिखाई देती? तो या तो सिंचाई या तो फिर वर्षा के समय। इसकी खासियत क्या है कि 100% रंध्रावकाशों में क्या भरा रहेगा? हाँ, पानी भरा रहेगा, जल भरा रहेगा। मतलब मृदा में वायु संचार नहीं होगा, मृदा वायु क्या हो जाएगी? अनुपस्थित हो जाएगी। तो ये लाभदायक स्थिति है कि हानिकारक? हानिकारक अवस्था है। जो जल भराव पढ़ते हैं ना, अपन अभी पढ़ेंगे आगे, जब अपन ड्रेनेज पढ़ेंगे, जल निकास चैप्टर, तो पढ़ेंगे कि मृदा में पानी भरने से क्या नुकसान है। तो एक नुकसान ये भी है कि अधिकतम क्षेत्र क्षमता की स्थिति परमानेंट हो जाती है ना, जिससे जड़ें गहराई में नहीं बढ़ती है, मृदा लवण का निक्षालन नहीं हो पाता। पर वहां पे परमानेंट स्थिति, यहाँ तो अस्थायी, 2-3 दिन बाद ऑटोमेटिक पानी बाहर निकल जाएगा, इसलिए सारी चीजें यहाँ नहीं पढ़ते। तो मृदा में पानी देने के बाद भी ये अवस्था कैसी मानी जाती है? हानिकारक मानी जाती है। ऐसा ही सिस्टम है जैसे मान लो अपने को प्यास लगी और किसी ने स्विमिंग पूल में डुबा दिया कि ले पी ले पानी। अपन पियेंगे क्या? नहीं पियेंगे। इस अवस्था पर मृदा के पास आर्द्रताग्राही जल भी है, केशी जल भी है और गुरुत्वीय जल भी है। तीनों प्रकार के जल उपस्थित है ना। अगर मान लो किसी पौधे को पानी खींचना हो मृदा से, तो वो जोर लगाएगा, सुरुरु। उसको अपन बार में या एटीएम में नापते हैं, है ना। इस समय पौधे को कोई जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पानी जो है वो 1/100 से 1/1000 एटीएम, अगर बार लिखूंगा तो यह माइनस लिखना पड़ेगा, है ना, के बीच में उपलब्ध हो जाता है। मतलब बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। क्लियर मामला? चलो, फिर धीरे 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 बड़े बड़े रंध्रों का पानी कहां चले जाता है? नीचे चला जाएगा। कौन से बल के कारण चले जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, है ना। फिर मृदा के बड़े बड़े रंध्रों में पुनः वायु प्रवेश कर जाएगी और छोटे छोटे सूक्ष्म रंध्रों के अंदर पानी रुक जाएगा।
इस अवस्था को कहते हैं क्षेत्र क्षमता। क्या कहते हैं अपन? कभी नाम सुना है पहले? हाँ हाँ। अंग्रेजी में कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। क्या कहते हैं? फील्ड कैपेसिटी। ये कितने दिन बाद आती है? सिंचाई के 2 से 3 दिन बाद। अब बताओ, रेतीली मृदाओं में जल्दी पानी उतर जाएगा कि चिकनी मृदाओं में से? रेतीली या बलुई मृदाओं में से पानी जल्दी जल्दी उतर जाता है, तो उसमें क्षेत्र क्षमता जल्दी आ जाती है। चिकनी मृदाओं में 3 दिन या इससे भी ज्यादा समय लग जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें से पानी धीरे धीरे नीचे जाता है, इनफिल्ट्रेशन की दर कम होती है, परकोलेशन की, है ना। क्षेत्र क्षमता वह अवस्था है जिसमें 100% परकोलेशन हो चुका है, अब पानी नीचे नहीं जाएगा, मतलब गुरुत्वीय जल बचा ही नहीं है। अब कौन सा जल बचा है? केशी जल। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि मृदा में केशी अकेशी रंध्रों का अनुपात कितना है? 1:1। आधे केशीय रंध्र, आधे अकेशीय रंध्र। तो मृदा जल और मृदा वायु का अनुपात कितना हो जाएगा? हाँ, आधा आधा को क्या लिखते हैं? ये हो जाएगा 1:1। 50-50। 25% मृदा जल और 25% मृदा वायु कौन सी अवस्था में देखी जाती है? क्षेत्र क्षमता। अब पौधे पानी उठाना शुरू करते हैं, तो जल की उपलब्धता तो यहां रहेगी 100%। जितना भी पानी मृदा में उपस्थित है उसका कितना मिल सकता है पौधों के लिए? पूरा का पूरा ही अवेलेबल है ना। हम कहते हैं पौधे के पानी उठाने की निचली सीमा। मतलब पौधा कहां से पानी उठाना शुरू करता है? क्षेत्र क्षमता से, है ना। और पादप वृद्धि के लिए इसको सर्वोत्तम माना जाता है। क्या माना जाता है? अगर कोई आदमी सिंचाई करना चाहता है तो उसको उतनी ही सिंचाई करना चाहिए जिसमें क्षेत्र क्षमता की स्थिति बन जाए। अगर एक्स्ट्रा पानी देगा तो मामला किधर जाएगा? अधिकतम क्षेत्र क्षमता की ओर। बूंद बूंद सिंचाई में कभी भी अधिकतम क्षेत्र क्षमता नहीं आती है। इस कारण से फसलों की उपज 20 से लेकर 100% तक बढ़ जाती। ऐसा लिखा था अपन ने, देखो कहाँ लिखा। मैंने बताया भी था कि जब वो पढ़ाऊंगा मैं क्षेत्र क्षमता तब बताऊंगा, है ना। कितनी बढ़ जाती है? 20 से लेकर 100% तक उपज में वृद्धि होती है ना। क्योंकि इसमें कभी भी अधिकतम क्षेत्र क्षमता आती ही नहीं। तो कितनी सिंचाई देना चाहिए? जब पौधों की लिए क्षेत्र क्षमता आ जाए। इससे ज्यादा पानी देंगे तो फिर वो नुकसान करना शुरू कर, है ना। चलो, अब यहां पर पानी कितने वायुमंडलीय दाब पर उपस्थित है? 1/3 अगर बार लिखना हो तो क्या करेंगे? -1/3 बार लिख दें, है ना। क्लियर है मामला। चलो, अब यहां पे क्या होगा? कोई पौधा है मान लो, वो मृदा से जल का अवशोषण करता है और वायुमंडल में उसको क्या कर देता है? छोड़ देता है। पौधा अपने द्वारा खींचे गए जल का 99% क्या कर देता है? वाष्पोत्सर्जन कर देता है। क्या कर देता है? मतलब वो पानी को उड़ा देता है। केवल 1% जल का प्रयोग ही अपनी उपापचयी क्रियाओं में करता है ना। अब मान लो किसी पौधे ने आज 1 लीटर पानी यहां से खींचा और 500 ml उसने क्या कर दिया? वाष्पोत्सर्जन, बाकी अपने ऊपर अपने पास संग्रहित करके रख लिया, है ना। ml उसने खींचा, यहाँ कम हो रहा ना पानी। फिर 500 उड़ा दिया, फिर 800, 700, 600। एक समय ऐसा आया जब 500 उसने अवशोषित किया, 500 ही उड़ा दिया। आज वृद्धि होगी क्या? कोशिका विभाजन। मान लो 450 ml उसने खींचा और 500 उड़ा दिया। बोले सर कैसे उड़ा सकता? अरे कोशिकाओं के अंदर 90% पानी होता है, तो कोशिकाओं का उड़ाने लग जाए। उसको उड़ाना तो है ही है, उड़ाना नहीं बंद हो सकता, उसको गर्मी कम करना है, रंध्र खोले पानी बाहर। अब पौधे की जो कोशिकाएं पूर्ण स्फीत अवस्था में थी, पूरी तरह से फैली हुई अवस्था में थी, वो कैसी होने लग जाएगी?
सिकुड़ने लग जाएगी, और वो जब सिकुड़ने लगेगी तो हमको पौधा मुरझाया मुरझाया सा दिखाई देगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज तो पूरा पानी मिला, फिर कल थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम। एक अवस्था ऐसी आ गई जब हमारे शरीर को जितनी जरूरत थी उससे भी कम पानी मिला, पौधे की बॉडी को जितनी आवश्यकता थी उससे भी कम पानी मिला, और पौधे मुरझाए मुरझाए से दिखाई देने लगे। इस अवस्था को कहते हैं अस्थायी मुरझान। क्या कहते हैं? या अस्थायी म्लानी भी कह सकते हैं। म्लानी और मुरझान दोनों एक ही शब्द है, याद रहेगा। अगर 2-3 दिन तक अपन ने सिंचाई कर दी तो ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा मामला? स्थायी मुरझान या स्थायी म्लानी, है ना। यहां भी म्लानी लिख देता हूं ताकि तुमको कंफ्यूजन नहीं हो। अब कुछ कुछ लोग है ना, इन दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ाते, वो यहां लिख देते हैं म्लानी बिंदु। क्या लिख देते हैं? मतलब ये वाला नहीं पढ़ाते। कौन सा वाला? अस्थायी म्लानी बिंदु नहीं पढ़ाते, है ना। पर जब लक्षण प्रकट होने के शुरुआती अवस्था रहती है, जब पानी देने पर पौधा पुनः हरा हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं अपन? अस्थायी म्लानी या टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? पर मान लो अपन ने 2-4 दिन पानी नहीं दिया, फिर क्या होगा? स्थायी रूप से मुरझा जाएगा। इसको हम कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। जब सूरजमुखी का, इसका मतलब कौन सा स्थिति आ गई है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट या स्थायी म्लानी आ गया है। और ये कब आता है सूरजमुखी के लिए? -15 बार लिख दो या 15 ATM लिख दो, दोनों का मतलब एक ही। कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले बहुत पानी था तो नुकसान था, फिर थोड़ा कम हुआ फायदा हुआ, फिर फायदा कम होता गया, और एक दिन आया कि पौधा मर गया। अब किसान को कब सिंचाई कर देना चाहिए? मुरझान के पहले पहले कर देना। यहाँ भी नुकसान होना तो शुरू हो गया, भले पौधा नहीं मरा, उसको बुखार तो आ ही गया। अरे समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए कहते हैं क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर सिंचाई कर देना चाहिए, मुरझाने के लक्षण का इंतजार नहीं करना चाहिए, है ना। अब इन दोनों के बीच की स्थिति को कहते हैं म्लानी सीमा। क्या कहते हैं? म्लानी सीमा या मुरझान परास। क्या कहेंगे? विल्टिंग रेंज कहते हैं अंग्रेजी में, है ना। इसके बीच में सिंचाई कर दो तो पौधा बच जाता है, और नहीं करो तो पौधा निपट जाता। अब सूरजमुखी 15 पे गया, मान लो गेहूं 16 पे गया, कपास 17 पे चला गया, बाजरा 19-20 पे, ऐसे धीरे धीरे सारे पौधे निपट, सब एक ही जगह थोड़ी मर जाएंगे, नहीं तो फिर सूखा अवरोधी कैसे? चलो, अब देखो पौधे को पानी मिलना कहां से शुरू हुआ? क्षेत्र क्षमता से। तो कहां तक मिला? स्थायी म्लानी तक। ऐसा माना जाता है कि 10% जल जो है यहां भी उपलब्ध होता है। बोले सर फिर पौधा कैसे मर जाता? क्योंकि 10% पर्याप्त। अपने को तो 1 लीटर पानी चाहिए, रोज 1 कप पानी पिलाए तो अपन मर तो जाएंगे ही सही। तो वो वैसे ही काम है, कितना जल उपलब्ध होता है? 10%। पर पौधों के लिए पर्याप्त नहीं होता। अपन ने कहा था 1/3 से 15 के बीच में जो जल रहता है उसको क्या कहते हैं? उपलब्ध जल। यहीं से प्रश्न पूछता है वो। या तो पूछ ले 1/3 बार से लेके -15 बार के बीच में उपस्थित जल क्या कहलाएगा? उपलब्ध जल कहलाएगा। या तो पूछ लेगा क्षेत्र क्षमता से लेके मुरझान बिंदु के बीच या म्लानी बिंदु के बीच उपस्थित जल क्या कहलाएगा? उपलब्ध जल कहलाएगा। अब जल की उपलब्धता सर्वाधिक कहां है? क्षेत्र क्षमता पर। और न्यूनतम कहां है? याद रहेगा, भूल जाओगे। जल की उपलब्धता सर्वाधिक कहां है और जल की उपलब्धता न्यूनतम कहां है? इसके बाद तो पौधा ही मर जाएगा ना। अच्छा, पानी उठाने की निचली सीमा कौन सी है? क्षेत्र क्षमता। और पानी उठाने की ऊपरी सीमा कौन सी हो जाएगी? बताओ। स्थायी मुरझान या मुरझान बिंदु ही कहते हैं उसको, है ना। ये अस्थायी स्थायी की चर्चा करें वो मैटर अलग है। अपने लिए यहीं तक जाना है, ये म्लानी बिंदु मुरझान बिंदु आता है, इसको नहीं पढ़ाते, है ना। चलो, अब पौधे तो मर गए, पर पानी तो मृदा में अभी भी है।
क्योंकि अपन ने तो पढ़ा है कि 1/3 से लेके 31 तक कौन सा जल पाया जाता है? केशीय जल पाया जाता है। तो 31 वाली अवस्था के बाद कौन सा पाया जाता है? आर्द्रता ग्राही। वह अवस्था जिसके बाद केशी जल भी समाप्त हो जाए उसको क्या कहेंगे अपन? आर्द्रता ग्राही गुणांक। केवल कौन सा बचेगा मिट्टी में? आर्द्रता ग्राही जल। अब देखो यहाँ क्षेत्र क्षमता है, यहां से लेके तो यहां तक आर्द्रता ग्राही गुणांक तक उपस्थित जल को हमने क्या नाम दिया था? केशीय जल। तो केशी जल पूरा पौधों को मिलता है कि आधा मिलता है? आधा ही मिलता है, उसी को उपलब्ध जल कहते हैं, है ना। तो उपलब्ध जल केशी जल का आधा प्रारंभिक भाग है जो पौधे ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद केशी जल भी समाप्त हो गया, पर मिट्टी में पानी तो अभी भी है। कौन सा है? बताओ कौन सा है? हाइग्रोस्कोपिक बचा है। ऐसा एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा -60 बार। कितने? इसके बाद कोई भी पौधा जिंदा नहीं रह सकता। इसका नाम दिया उन्होंने अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। क्या नाम दिया? अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। ये दिख जाएगा तुमको? वेरी गुड। फिर मान लो मेरा दिमाग खराब हो जाए कि एक बूंद भी पानी नहीं रहने दूं, एक कण भी नहीं, एक अणु भी नहीं छोड़ूंगा, तो मैं क्या करूंगा? हॉट एयर ओवन में उसको रख दूंगा, है ना। और 24 से 48 घंटे तक गर्म करूंगा 110 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये कहलाएगा ओवन शुष्क मृदा। क्या कहलाएगा? ओवन शुष्क मृदा। अब यहां अगर मान लो कोई 10,000 एटीएम की भी ताकत लगाए तो भी पानी मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? है ही नहीं। सर प्लीज बता दो लिखाया या नहीं लिखाया? अभी लिखा दिया क्या बाद में? बेटा है ना, टाइम से क्लास अटेंड करा करो। और अगर लेट हो जाओ ना तो लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा, बाद में देख लेना। ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। ऐसे सवाल नहीं पूछना बीच बीच में, इससे क्लास डिस्टर्ब होती है ना बार बार। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो ओवन शुष्क मृदा 10,000 एटीएम तक भी पानी नहीं मिलता। अब मुझे एक बात बताओ कि किसी मृदा में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लघुगणक क्या कहलाता है? पीएच कहलाता। वैसे ही जो मृदा से पानी खींचने के लिए अपन बल लगाते हैं उसका ऋणात्मक लघुगणक पीएफ कहलाता है। क्या कहलाता है? कोई आपसे पूछे कि क्षेत्र क्षमता का पीएफ कितना होता है? ये होता है 0। कितना होता है? 0। अधिकतम क्षेत्र क्षमता का पीएफ कितना होता है? 0। और ओवन शुष्क मृदा का पीएफ कितना होता है? 7। मतलब पीएफ किसके किसके बीच हो सकता है? 0 से लेके 7 के बीच में हो सकता है ना। ना 0 से कम, ना 7 से ज्यादा। पर अगर कोई पूछे कि क्षेत्र क्षमता का पीएफ बताओ, तो ये होता है 2.53, 2.53। स्थायी म्लानी बिंदु का पूछे तो 4.18 या 4.2 लिख दूं राउंड फिगर में। अरे 1.8 की जगह 2 लिख दूं क्या? एग्जैक्टली कितना होता है? 4.18। ओवन शुष्क मृदा का कितना होता है? अच्छा, आर्द्रता ग्राही गुणांक का पीएफ होता है 4.5। मतलब यहां ज्यादा अंतर नहीं आता। बस इतना ही है। लिखना चाहोगे? ऐसा ही लिखोगे डायरेक्ट के बोल बोल के और थ्योरी ऐड करूं इसमें? ऐसे समझ में आ जाएगा तुम्हारे? वाह। ऑनलाइन वालों अब लिखाना चालू किया है, अब लिखो। और आज ही लिख लेना, 2-4 दिन मत लगा देना। तुमको साफ दिखाई तो दे रहा है?
चल लूं, आगे चल लूं। चलो। चलो। देखो एक बात मैं तुमको बताता हूँ, जिंदगी में हमेशा याद रखना, अपन एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, काय के हैं, और एग्रीकल्चर वालों को कभी डाउट नहीं आता है। एग्रीकल्चर वालों को कभी डाउट नहीं आता है, बस उसकी समझ में इंग्लिश का अगर कोई शब्द हिंदी में लिख दिया जाए तो वो हो जाता है डाउट। जैसे मान लो क्षेत्र क्षमता लिखा, कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा बच्चा, पर उसको फील्ड कैपेसिटी लिख दिया, 15 बच्चे कॉपी लेके आ जाए, सर ये फील्ड कैपेसिटी समझाना। मेरे जीवन में आज तक कोई भी बच्चा हिंदी का शब्द लेके डाउट आया ही नहीं। 15 साल हो गए मैं पढ़ा, 50-60 हजार बच्चे कम से कम पढ़ा दिए मैंने। हमेशा इंग्लिश का शब्द आता है, या तो वो शब्द जो जिंदगी में पहले कभी नहीं सुना, वो डाउट है। सब पीएफ क्या होता है एक बार और बताओ। अरे पौधों को पानी खींचने में जो जोर लगाना वही पीएफ है, अगर नहीं लगाना तो 0, ज्यादा लगाना तो 7, बाकी सब उसके बीच बीच में। तो इसमें समझना क्या है। इसके पहले जब वो बार पढ़ाए थे तो वो पूछते सर बार क्या है, अरे वो भी बल की इकाई है, पीएफ भी बल की इकाई है, एटीएम भी। जब पानी खींचते हैं, सुरुड़ करते हैं ना, कितना दबाव पैदा करे उसमें पानी ऊपर चढ़ जाए, उसको क्या कहेंगे अपन, उसको बार कह लो, उसको पीएफ कह लो, उसको ही एटीएम कह लो। पर याद रखना, जब भी कभी डाउट आए तो पहले देखना, क्या देखना है, कि क्या ये अंग्रेजी का शब्द हिंदी में लिखा है इसलिए डाउट है, यदि यस तो फिर वो डाउट नहीं है, उसका पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। नहीं तो अपने दिमाग को गलत मैसेज चला जाता है, फिर हर शब्द में डाउट आता है ना। हरित ग्रह प्रभाव लिखो, डाउट नहीं आता, ग्रीन हाउस इफेक्ट लिखते हैं डाउट आ जाता है सर ये क्या है। कृत्रिम वर्षा लिखो तो कोई डाउट नहीं आता, पर आर्टिफिशियल रेन लिख दिया तो इस अंग्रेजी से इतना डरना अपने को नहीं है। ठीक है, चले आगे। चलो। तो जो इंग्लिश के शब्द हिंदी में लिखे वही अपने क्या हो जाते हैं, याद रखना, आगे नहीं बताऊंगा। अब क्या बच गया आपने, और पढ़ाऊं कि रहने दो सिंचाई, और पढ़ा दूं, पक्का पक्का। चलो देखो, अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे एक शब्द आता है जल उपयोग दक्षता। क्या आता है बेटा, जल उपयोग दक्षता, है ना। अब ये जो जल उपयोग दक्षता है, इसका एक सूत्र है बहुत शॉर्टकट, वाई बटे ई टी, वाटर यूज एफिशिएंसी, है ना। मतलब जल उपयोग दक्षता बराबर, दक्षता हमेशा काय में आती है, प्रतिशत में। वाई को अपन क्या लिख देंगे, उपज, और ईटी को अपन क्या लिख देंगे, वाष्पी वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण भी प्लस वाष्पोत्सर्जन। लिखो, तुम्हारी किताब में 2-3 दक्षता लिखी हुई है, किताब लाओ, दिखाओ देखे। फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी अलग लिखा है ना, नहीं है, कोई तो लाया होगा एक आध तो। हाँ। पर ज्यादा डीप में से क्वेश्चन नहीं आया, इसमें से ही नहीं आया आज तक, वहां से कहाँ आएगा, इसमें जेईटी में जरूर आया हुआ है। अच्छा, जैसा तुमने वो प्रश्न लिखे थे ना मौसम जलवायु के, ऐसे ही सिंचाई के लिखो तो। आज दे दूं होमवर्क, कल वैसे भी संडे, तुम करोगे ही क्या, मूवी तो नहीं देखते हो, सही बताओ, कौन सी वाली, नई पिक्चर मत देखा करो, दिमाग खराब हो जाएगा। बोलो, हाँ।
चलो लिख लिया। अब फसल की उपज को कैसे नापते हैं अपन? क्विंटल प्रति हेक्टेयर, टन प्रति हेक्टेयर। पर यहां पे अपने को लेना है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कैसे लेना है? तो उपज की इकाई में क्या लिख देंगे? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर पानी को अपन यहाँ मिलीमीटर में ले, है ना, या तो इसकी जगह अपन काय में ले सकते हैं, सेंटीमीटर। तो इधर वाली इकाई बदल जाएगी, यहाँ दो इकाई हो जाएगी, एक तो किलोग्राम हेक्टेयर प्रति मिलीमीटर, दूसरी क्या हो जाएगी? किलोग्राम हेक्टेयर प्रति सेंटीमीटर। लिख लो। है? नहीं, जल उपयोग दक्षता प्रतिशत में नहीं आती। लिख लिया? अरे लिखा क्या? चलो अब देखो, अलग अलग फसलों की जल उपयोग दक्षता अलग अलग होती है, तो इसका एक चार्ट अपन बनाएंगे। एक तरफ तो क्या लिख, फसल का नाम, और दूसरी तरफ क्या लिख देंगे? उसका सरनेम। लिखो, बनाओ फटाफट, मेरे साथ ही बना लो, इसमें क्या ही है। इधर तो क्या लिखेंगे अपन? फसल। और इधर क्या लिख लेंगे? जल उपयोग दक्षता। सबसे ज्यादा किसकी होती है? रागी की। कितनी होती है? 13.4। फिर उसके बाद होती है गेहूं की। गेहूं की होती है 12.6 के आसपास। फिर होती है मूंगफली। मूंगफली की होती है 9.8। सही तो जा रहा हूं मैं? हाँ, 9.2, है ना। फिर बाजरा। बाजरा के बीच में भी एक दो लोग हैं। ज्वार है ना। ज्वार की कितनी है? 9। बाजरे की और मक्का की 8। और सबसे कम किसकी है? धान की है। 3 से लेके 3.4 तक या 3.6 तक भी चली जाती। अब कोई आपसे पूछे कि सर्वाधिक जल उपयोग दक्षता किसकी होती है? रागी की। और न्यूनतम किसकी होती है? अभी तो तुमको कुछ समझ में नहीं आया, मैं समझाऊंगा तब समझ में आएगा। लिख लिया? चले आगे। तो एक तो ये प्रश्न आता है कि सर्वाधिक जल उपयोग दक्षता किसकी होती है, और एक ये प्रश्न आता है कि न्यूनतम जल उपयोग दक्षता किसकी होती है। बीच में कभी प्रश्न नहीं आता। अब इसको अपन दो प्रकारों में बांटते हैं। एक होती है फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, और एक होती है क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी। फील्ड मतलब खेत की जल उपयोग दक्षता, और यहां क्या लिखेंगे अपन? क्रॉप मतलब फसल की जल उपयोग दक्षता, है ना। यहां लिखेंगे उपज बटे जल मांग। क्या लिखेंगे? खेत के जल उपयोग दक्षता का सूत्र क्या है? FWUE बराबर उपज बटे जल मांग। उपज को क्या कहते हैं अपन? यील्ड। और जल मांग को क्या कहते हैं? वाटर रिक्वायर।
है ना। क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी, तो इसमें भी अपन क्या लिखेंगे, वाई बटे ई प्लस टी प्लस, वो लिखा था ना अपन ने, उपापचयी क्रियाओं का जल, MU, इसको जी भी लिख देते हैं कभी, क्या लिख देते हैं। अब ये होता क्या है वो समझ लो सबसे पहले तो, है ना। तुमने कभी मोटरसाइकिल चलाई क्या। एक मोटरसाइकिल होती है बुलेट, उसमें अगर 1 लीटर पेट्रोल डालो तो 30 किलोमीटर चलती है। कितनी चलती है। और 2 लीटर डाल दो तो, और 3 लीटर डाल दो तो, और 4 डाल दो तो इसको कह सकते हैं 30 किलोमीटर प्रति लीटर है। अरे प्रति लीटर 30 ही तो चल रही है। और एक होती है प्लेटिना, ये चलती है 100 किलोमीटर, 90 किलोमीटर प्रति लीटर। तो किसकी दक्षता ज्यादा है। प्लेटिना की ज्यादा है, पेट्रोल कम पी रही है और चल ज्यादा रही, काम ज्यादा कर रही है। वैसे ही सबसे अधिक जल उपयोग दक्षता रागी की है, मतलब पानी कम पी रही है और उपज, धान की कम क्यों है, क्योंकि पानी ज्यादा पी रही है और उपज कम है। तो दक्षता तो समझ में आया। अब मान लो अपने पास एक निश्चित मात्रा में पानी है ना। अपने पास 1 लाख क्यूमेक पानी है अपने खेत के पास जो तालाब बना रखा उसमें। अब मैं अगर धान को दे दूंगा तो 30 ही क्विंटल धान होगा, उसकी जगह अगर मैंने गेहूं उगाया तो 120 क्विंटल गेहूं होगा। तो बताओ किसमें ज्यादा फायदा है। तो मुझे पता तो होना चाहिए कि जल उपयोग दक्षता किस फसल की कितनी। अब इसको दो प्रकार से अपन क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। एक तो जनरल जल उपयोग दक्षता अपन ने पढ़ी, Y/80, उपज में वाष्पीय वाष्पोत्सर्जन का क्या करना है, भाग लगा देना। पर अपने को समझ में आया कि यहाँ तो दो चीजें हैं। एक तो कहलाएगी खेत की जल उपयोग दक्षता, है ना, काली मिट्टी में अलग हो सकती है, रेतीली मिट्टी में अलग हो सकती है, चिकनी मिट्टी में अलग हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि अलग अलग वाष्पीय वाष्पोत्सर्जन जल धारण होता है। तो अपन ने जो जल मांग है फसल की वो खेत में दे दी, और उसमें से जितने किलो उपज आई, जैसे मान लो मेरे 50 क्विंटल गेहूं हुए, कितने हुए, उसको मैं और 2 जीरो लगा दूं तो किलोग्राम हो जाएगा। क्विंटल को किलो में बदलने के लिए कितने जीरो लगाना है। 1 क्विंटल में कितने किलो होते हैं, 100। तो कितने किलो गेहूं हुआ, 5,000। अब मान लो मेरे गेहूं की जल मांग 400 मिलीमीटर है, कितनी है। तो इसकी जल उपयोग दक्षता क्या होगी, सिर्फ काटना ही है, 50/4, 12.5 चौक 50। अरे 12.5, 12.5 25, फिर 12.5, 12.5 25, क्या हो गया उत्तर। अरे 12.5 आएगा ना। देखो गेहूं की इतनी है लगभग, नहीं है। धान का भी देख लेते हैं। धान होता है लगभग 30 क्विंटल, कितना होता है बेटा, मतलब 3,000 किलो। 35 होगा तो 3,500 किलो। और धान की जलमांग लगभग 1,000 मिलीमीटर, क्या बचा, 3 ही बचा। तो उपज में किसका भाग लगाना है, जल मांग का। तो क्या आ जाएगी, जल उपयोग दक्षता। पर लोगों का यूं कहना है कि ये तो खेत की जल उपयोग दक्षता है। हम तो फसल, हमको ये बताओ कि उस पौधे को कितना पानी देंगे और वो पौधा कितना उत्पादन कर देगा। तो फिर अपन पौधे को जो पानी देते हैं उसमें क्या क्या काउंट करते हैं, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और उपापचयी क्रियाओं का जल। जो बाकी का बच गया, दो और कौन से बच गए, इरिगेशन लॉसेस, IL, सिंचाई के दौरान जल की हानि, और विशेष उपयोग का जल हटा दिया। अरे जल मांग में से दो चीजें हटा दी, यहाँ उपभोगिक जल लिखा है खाली ये, है ना। तो इसको अपन लिखेंगे क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी बराबर Y/ET+MU, है ना। या इसको अपन उपभोगिक जल भी लिख सकते हैं। जल मांग पढ़ाया था जब, दो फॉर्मूले पढ़ाए थे कि एक, दूसरा भी पढ़ाया था ना, उसमें 3 ही आते हैं। पहला पढ़ाया था उसमें तो 5 आते हैं, E+T+MU+WSU+IL। उसमें से पीछे के दो हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, फसल की जल मांग, है ना, क्योंकि जो सिंचाई में जल हानि हो गई वो तो किसान की गलती। तो एग्जैक्ट जल मांग किसको कहेंगे, पर ये वैज्ञानिकों की नजर में खेत में हमेशा कौन सी आएगी, ये वाली।
तो अपने से ये अलग अलग नहीं पूछते, खाली फॉर्मूला अलग अलग पूछ सकते हैं, और इसकी भी कोई संभावना अभी तक तो नहीं बनी है, पर इस साल बन जाए तो फिर अपन क्या करेंगे। तो अभी से तैयारी रखते हैं कि पहले कौन सा सूत्र याद करना, फर्स्ट वाला, फिर बाद में जब वो सब याद हो जाए और पढ़ने का मन करेगा और क्या पढ़ूं, तो फिर ये पढ़ लेना, लिख लो। है ना, इसके दो तीन सूत्र लिख रखे हैं, जैसे y/cu, ये भी इसी का सूत्र है। एक और सूत्र है y/e t+g, ये भी इसी का, पर असली सूत्र कौन सा है, y/e+t+mu। तीनों का मतलब एक ही होता है ना। चले आगे, चलो। बोर हो गए क्या, बोले बहुत लिखाते हो आप, भेरू बना देते हो लिखा लिखा के। चले आगे बेटा, चलो। अच्छा देखो, एक बात बताओ, अपन ने पढ़ा कि सबसे ज्यादा दक्षता फव्वारा सिंचाई की है कि ड्रिप सिंचाई की। ड्रिप की 80 से 90, फव्वारा की 50 से 60 है, सर्वाधिक किसकी है। पर ये दक्षता होती क्या है ना, इसको कहते हैं सिंचाई की दक्षता। क्या कहते हैं, और ये सिंचाई की दक्षता चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, चार प्रकार की। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इरिगेशन एफिशिएंसी। क्या कहते हैं बेटा, इरिगेशन एफिशिएंसी, है ना। अब मुझे एक बात बताना, कि जहां से अपन सिंचाई का पानी उठाते उस जगह को क्या कहते हैं। हाँ, सिंचाई का स्रोत कहेंगे। यहां से अपन ने पानी दिया 1 लाख लीटर, कितना दिया, खेत में पहुंचा 90,000 लीटर, 10,000 लीटर ये जमीन पी गई, नालियां। इसको कहेंगे कन्वेंस की दक्षता। क्या कहेंगे, खेत में पहुंचा जल बटे कुल दिया गया जल गुणा 100। अगर पाइपलाइन का प्रयोग किया जाए तो ये 100% आ सकती है। तो ड्रिप सिंचाई और फव्वारा सिंचाई में कन्वेंस की दक्षता हमेशा कितनी होती है, लगभग 100%, 99.9 तो रहती, थोड़ा बहुत जो लीकेज हो जाए वो अलग बात है ना। तो ये कहलाती है कन्वेंस की दक्षता, कि स्रोत से खेत तक पानी पहुंचाने में जितने प्रतिशत लॉस हो गया वो नुकसान है।
फिर अपन ने यहां कितना पानी दिया? 90,000 लीटर, है ना? कितना दिया? और उसमें से 45,000 लीटर पहुंचा जड़ क्षेत्र में। कितने प्रतिशत पहुंचा? तो सिंचाई के समय दिया गया जल, उसको नीचे लिख देंगे, कुल मात्रा बटे जड़ क्षेत्र में उपलब्ध जल की मात्रा। यह कहलाती एप्लीकेशन की दक्षता। क्या कहलाती है? कि अगर यहां से हमने बॉर्डर विधि में, क्यारी विधि में पानी दिया तो क्यारियों में यहाँ ज्यादा पानी उतरेगा और आखिरी में कम, तो कहीं की मिट्टी ज्यादा गीली होगी और कहीं की, ऐसा फोटो बनाया था क्या अपन ने? इसको क्या कहते हैं अपन? एप्लीकेशन की दक्षता या डिस्ट्रीब्यूशन की दक्षता, है ना, एप्लीकेशन की। अब जितना जल चाहिए था जड़ क्षेत्र में, उसमें से कितना उपस्थित है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की दक्षता। मान लो जड़ क्षेत्र में चाहिए था अपने 45,000 लीटर, कितना चाहिए था? इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं मैं, है ना? चाहिए था 60,000 लीटर और अपन ने दिया 45,000 लीटर। आवाज नहीं आ रही? अटक गया हूं क्या मैं? ओबीएस अटक गया? हाँ यार, मैं वही सोच रहा हूँ। ठीक है, चलो। हाँ, क्या कह रहा था मैं तुमसे? एप्लीकेशन की दक्षता हो गई, है ना? फिर अगली दक्षता कौन सी पढ़ा रहा था? डिस्ट्रीब्यूशन की, है ना? तो जितना गहराई तक जल आवश्यक था उसको कहते हैं डेल्टा, और जितना हमने दे दिया। अरे क्या पढ़ा दिया यार मैंने तुमको, फिर से मुझे देखने दो एक बार, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ तो सही तो पढ़ा रहा हूँ। तुम गड़बड़ गड़बड़ कर रहे हो यार। हाँ, तो हाँ, कितना पानी इसमें चाहिए था? 60,000 लीटर। अपन ने कितना दे दिया? मतलब कितना पानी अपन दे चुके हैं? इसको कहते हैं स्टोरेज की दक्षता। क्या कहते हैं? तो खेत में पानी देना है, उसमें से जो जल वहां से दिया स्रोत से, उसमें से जितने प्रतिशत खेत में पहुंचा, इसको क्या कहेंगे? कन्वेंस की दक्षता। फिर अपन ने कहीं ज्यादा गहराई तक दे दिया, कहीं कम गहराई तक दे दिया, उसको कहते हैं एप्लीकेशन की दक्षता। जितना पानी उसमें से जड़ क्षेत्र में बचा, है ना? जितनी आवश्यक मात्रा थी और जितना दिया, इसको अपन कहते हैं। अरे अभी तो बता, डिस्ट्रीब्यूशन की दक्षता, है ना? चलो, कितनी दक्षता हो गई? एक एक लिखो, सबसे पहले लिखो कन्वेंस की दक्षता। कन्वेंस की दक्षता लिख लिया? बराबर। अब इसमें एक बटे के ऊपर लाइन लिखेंगे और एक नीचे लिखेंगे। पहला लिखो बटे के ऊपर, खेत में प्राप्त पानी की मात्रा बटे खेत में प्राप्त पानी की मात्रा बटे स्रोत से दिए गए पानी की मात्रा, गुणा 100। अगर सही से नहीं लिख पाए हो तो थोड़ी जगह छोड़ देना, घर जाकर वापस लिख लेना, है ना? चलो, दूसरा लिखो एप्लीकेशन की दक्षता। इसमें लिखो बटे के ऊपर जड़ क्षेत्र में भंडारित सिंचाई जल की मात्रा, जड़ क्षेत्र में भंडारित
सिंचाई जल की मात्रा बटे के नीचे खेत में प्राप्त पानी की मात्रा। खेत में प्राप्त पानी की मात्रा गुणा 100। तीसरा लिखो स्टोरेज की दक्षता। कितना रोक पाई मृदा, अपन ने दे तो दिया जड़ क्षेत्र में, पर वो रुका के नीचे चला गया। स्टोरेज की दक्षता ये भी प्रतिशत में आएगी, बराबर। अब बटे के ऊपर लिखना है सिंचाई के बाद, सिंचाई के बाद जड़ क्षेत्र में भंडारित जल की मात्रा। सिंचाई के बाद जड़ क्षेत्र में भंडारित जल की मात्रा बटे के नीचे सिंचाई से पूर्व, सिंचाई से पूर्व जड़ क्षेत्र में आवश्यक जल की मात्रा। गुणा 100। लिखा? चलो अब एक लाइन लिखो, नोट। फव्वारा और बूंद बूंद सिंचाई में कन्वेंस की दक्षता 100% होती है। फव्वारा और बूंद बूंद सिंचाई में कन्वेंस की दक्षता 100% होती। क्यों होती है? बंद पाइप में पानी बहता है तो नुकसान नहीं होता। परकोलेशन और लीचिंग एप्लीकेशन की दक्षता को कम करते हैं। दूसरी लाइन में लिखो, परकोलेशन एवं लीचिंग एप्लीकेशन की दक्षता को कम करते हैं। ठीक है, और लिखवाऊं क्या? लिखो डिस्ट्रीब्यूशन की दक्षता। डिस्ट्रीब्यूशन की दक्षता ये जबरदस्ती लिखवा रखा है, इतना डीप में थोड़ी है। सुपरवाइजर बनने की जगह वो इंजीनियर बन जाए आदमी। डिस्ट्रीब्यूशन की दक्षता प्रतिशत में आती है, बराबर 1 - y/d। 1 - y/d, इसको कोष्टक में बंद कर दो। 1 - y/d गुणा 100 कर दोगे कोष्टक में बंद। किसको करना है? 1 - y/d गुणा 100। y मतलब उपज और d मतलब डेल्टा। डेल्टा समझते हो? नहीं समझते हो? d बराबर सिंचाई के समय उपयुक्त गहराई। चलो चले आगे बेटा। अब इसको समझना नहीं है, इसमें पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट लगा लो, बाकी अपने किसी काम का नहीं है ना। और दूसरे नंबर को ही सिंचाई की दक्षता कहते हैं। अगर कोई पूछे सिंचाई की दक्षता कितनी है, तो उसका मतलब वो दूसरे नंबर की बात कर रहा है कि अपन ने खेत में 1 लाख लीटर पानी दिया, अगर जड़ क्षेत्र में 80,000 बचा तो 80%, 70,000 बचा तो 70%। ठीक है, दिए गए जल की मात्रा को नीचे लिख दिया, जड़ क्षेत्र में जो रुक गया उसको ऊपर लिख दिया, गुणा कर दिया 100। सभी दक्षताओं का एक ही सूत्र पहले बताया था मैंने तुमको, नहीं बताया? एग्रीकल्चर में जितने भी सूत्र आएंगे उसमें से 90% सूत्र एक ही सूत्र से मिलके बने,
और वो सूत्र कौन सा है? दक्षता हमेशा काय में आएगी, तो गुणा हमेशा काय से करेंगे। कुल पदार्थ कहां लिख देंगे, और काम की चीज ऊपर, गुणा 100। जैसे 12वीं में तुम्हारे 500 नंबर के पेपर हुए, तुम्हारे 450 नंबर आए, तो 90% बने। ये 90% क्या है? तुम्हारी दक्षता है कि इस आदमी को जितना पढ़ाओ 90% याद रहता है ना। कपास में काम की चीज क्या है? रेशा। तो रेशे की मात्रा 33 क्विंटल, रेशा प्लस बीज की मात्रा 100 क्विंटल, तो जिनिंग का प्रतिशत 33। मक्का के भुट्टे में से दाने निकाले, दाने निकले 85 किलो, दाना प्लस भुट्टा 100 किलो, 85%। सेलिंग प्रतिशत, जिनिंग प्रतिशत, हार्वेस्ट इंडेक्स का प्रतिशत, 12वीं का प्रतिशत, सिंचाई का प्रतिशत, सारी दक्षता का एक ही सूत्र है। नीचे क्या लिखेंगे? कुल पदार्थ। ऊपर क्या लिखेंगे? उपयोगी भाग गुणा कर देंगे 100 से। अब घर जाके आज किताब में चेक करना, मुझे बताना कि 20 जगह मिली 25 जगह, एक ही सूत्र। समझे कि नहीं? चलो, होमवर्क तो दिया नहीं यार